नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 193वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। आज की क्लास में भी आपको जीके के 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ यहां पर देखने को मिलेंगे, जिनसे आपकी मिक्स प्रैक्टिस भी होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन भी यहां पर हो जाएगा। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को और जो इसकी मास्टर क्लासेस बनी है उनको नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथनों का चयन करें। तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा वाला सही है चलिए देखते हैं। पहला, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, इस समय की लिखित जानकारी नहीं है। क्या प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल पुरातात्विक स्रोतों पर हम निर्भर करते हैं? पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। पुरातात्विक काल उस काल को कहा जाता है जिसकी जानकारी के केवल जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जो खुदाई के दौरान मिले हैं या जो दूसरी चीजें मिली हैं लिखित स्रोत के अलावा, उन काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। जैसा पाषाण जो काल है वो इसी काल के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरा, आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यह वाला भी आपका बिल्कुल सही है। आग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखा तो गया, उस काल के लोगों को लिखना आता था लेकिन उन्होंने क्या लिखा उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जिसके अंतर्गत हमारी सिंधु घाटी सभ्यता आती है। क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? तो आप कहेंगे आग ऐतिहासिक काल। ठीक है। तीसरा है ऐतिहासिक काल वह काल है जिसकी लिखित जानकारी उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी गया है। यह आपका ऐतिहासिक काल होता है, यानी लिखा भी गया और उसको पढ़ा भी गया। ठीक है। तो ये इतिहास के 3 प्रमुख काल हैं। तीनों की परिभाषाएं अलग अलग पेपरों में अलग अलग तरीके से पूछी गई हैं। कई बार दे देता है कि जिस काल के लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था किस काल को कहते हैं, आप कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। किस काल के लोगों को लिखने का ज्ञान था लेकिन उनकी लिखावट अभी पढ़ी नहीं गई है, आग ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो यहां पर आपके तीनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? तो कृत्रिम बंदरगाह इनमें से कौन सा नहीं है वो आपने बताना है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह। जो ऑप्शन सी है आपका कोच्चि, या जिसे कोचीन बंदरगाह भी कहा जाता है, केरल में स्थित है। अरब सागर की रानी इसको कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, न कि कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है। चेन्नई और तूतीकोरिन दोनों के दोनों कृत्रिम बंदरगाह हैं। भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है वो किसको माना जाता है? मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नहुआ शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। वो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछेगा तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। जो एन्नोर बंदरगाह है तमिलनाडु में स्थित है, इसे कुछ जगहों पर प्राकृतिक भी कहा गया है, कुछ जगहों पर कृत्रिम भी कहा गया है। पहला रेफरेंस आपने इसको भी प्राकृतिक बंदरगाह में ही डालना है, लेकिन इस ऑप्शंस में कोचिन यहां पर कृत्रिम होगा, इसको प्राकृतिक ही माना गया है। ठीक है। यानी इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको विकल्प में कोई दूसरा जो एग्जैक्ट एक कृत्रिम बंदरगाह है, जैसे नहुआ शेवा वाला हो गया, तूतीकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया, तो ये सारे कृत्रिम बंदरगाह हैं, और अगर इसमें और दूसरे प्राकृतिक में से चुनने में आ जाए तो आप दूसरे वाले प्राकृतिक बंदरगाह को चुनेंगे। ठीक है, क्योंकि इसे कृत्रिम भी माना गया है। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होता है? कुछ दिन पहले ही हमने राष्ट्रीय आय के बारे में बात करी थी। उसमें हमने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और उसी में हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में क्या अंतर होता है इसको देखा था। इन दोनों में बेसिकली जो अंतर होता है वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पे होगा। जीडीपी के अंतर्गत हम केवल उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ज्ञात करते हैं जो किसी देश की सीमा के अंदर होता है। ठीक है। उसमें बाहरी विदेशों में जो चीजें अर्जित की जा रही हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, जबकि जीएनपी में उस देश के जितने लोग हैं उनके मूल्य को, उनकी जो वस्तुएं हैं सेवाएं हैं उनके मूल्य को ज्ञात करते हैं।
यानी देश के भीतर जितना उत्पादन हुआ उसका मूल्य और देश के लोगों के द्वारा, देश के नागरिकों के द्वारा विदेशों में जो उत्पादन हुआ उसका मूल्य। तो बेसिकली जीएनपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जाता है, जीडीपी में उसको नहीं जोड़ा जाता। यही इन दोनों में अंतर है। ठीक है। गुडो फर्नीस किस राजवंश का शासक था? यह क्वेश्चन उत्तराखंड में ही पूछा गया था। जो गुडो फर्नीस है आपका, यह पहलव वंश का राजा था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखिए, भारत पर, प्राचीन भारत पर कई सारे विदेशी आक्रमण हुए, उनका क्रम लगाने को आता है। सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ था भारत में? हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ था। इनका क्रम पूछा जाएगा। हिंद यूनानियों के बाद भारत में शकों का आक्रमण हुआ। शकों के बाद भारत पर पहलव शासकों ने राज्य किया, यहां पर इन्होंने आक्रमण किया, और पहलवों के बाद आते हैं कुषाण। ये इनका सही क्रम है। तो ये जो पहलव हैं, जो शकों के बाद आए थे, इन्हीं के राजा थे, एक प्रमुख राजा थे गुडो फर्नीस। ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है गुडो फर्नीस को। यह 20 ईस्वी से लेकर 41 ईस्वी तक यहां पे शासन करता है। ठीक है। ईसाई धर्म जो भारत में आया माना जाता है वो इसी के काल में आया था। ठीक है। भारत की जलीय या समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? अभी तक क्वेश्चन बनता आ रहा है कि भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। अब सवाल यह है कि भारत के साथ कितने देश हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं? तो कुल ऐसे देशों की संख्या होती है 7। कौन कौन से हैं? इसमें पाकिस्तान शामिल है, मालदीव शामिल है, श्रीलंका के साथ हमारी वाटर बॉडीज लगती है, बांग्लादेश के साथ हम समुद्री सीमा साझा करते हैं, म्यांमार के साथ करते हैं, थाईलैंड के साथ करते हैं, इंडोनेशिया के साथ भी हमारी जलीय या समुद्री सीमा लगती है। तो इन 7 देशों के साथ हम सीमा लगाते हैं समुद्री। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है। हमारी कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? अगर कुल पूछेगा, टोटल तट रेखा की जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है, और अगर मेन लैंड की पूछेगा, मुख्य भूमि की पूछेगा, तो लगभग 6100 किलोमीटर है। ठीक है। द्वीपों को मिलाकर के ये इतनी हो जाती है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है हमारा गुजरात, और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है हमारा गोवा। कितने राज्य हैं हमारे जो जलीय सीमा यानी समुद्र से लगे हुए हैं? तो 9 राज्यों की संख्या आती है, जिसमें गुजरात लगा हुआ है, महाराष्ट्र लगा हुआ है, गोवा लगा है, कर्नाटक लगा है, केरल लगा हुआ है, तमिलनाडु लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश लगा है, उड़ीसा लगा है, और पश्चिम बंगाल लगा है। 9 राज्य समुद्र से लगे हुए हैं। टोटल कितने राज्य हैं? अगर उसमें केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ दें, इन 9 राज्यों के अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें अंडमान निकोबार है, इसके अलावा लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, और दमन दीव है। ठीक है। टोटल हमारे 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा से लगे हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आरबीआई का कार्य इनमें से नहीं है। आरबीआई का काम नहीं है साख सृजन करना। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। देखिए, साख सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन करना, धन को बढ़ाना, यह काम किसका है? जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उनका काम है। जैसे एसबीआई का काम हो गया, बाकी जो दूसरे बैंक होते हैं, पीएनबी हो गया, उनका काम है। आरबीआई का काम होता है पैसे पर नियंत्रण रखना। साख यानी पैसा। ठीक है। तो पैसा सृजन करना, पैसे को बढ़ाना, ब्याज पर देना, वो आरबीआई नहीं करता है, वो एसबीआई करता है। साख नियंत्रण यानी उस पर कंट्रोल करना, मौद्रिक नीति का निर्माण करना, यह काम आरबीआई का है। यह क्वेश्चन पेपर में बना है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन तय करता है? विकल्प देता है वित्त मंत्रालय करता है, आरबीआई करता है, कौन करेगा? तो ध्यान रखना, मौद्रिक नीति आरबीआई का काम है। ठीक है। जब हम अर्थव्यवस्था वाली सीरीज में भारत में बैंकिंग इतिहास को जानेंगे, उसमें आरबीआई को भी डिटेल में समझ लेंगे। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। राष्ट्रगान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। चलिए देखते हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा यहां पर आपका सही है। पहला दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से बांग्ला में लिखा था। क्या पहला वाला सही है आपका? पहला वाला आपका कथन बिल्कुल सही है। भारत का जो राष्ट्रगान है आज का जन गण मन, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला में लिखा था और इसके हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किया गया। दूसरा,
इसके हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 22 जुलाई को हमने 1947 में राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। बाकी सारी जितनी चीजें हमने अपनाई थी, चाहे वो राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, उन्हें हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। आजादी से पहले हमने केवल राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, तिरंगा। ठीक है, तो सेकंड वाला कथन आपका गलत है। क्यों गलत है, हमने उसको भी देखा। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। देखिए, कई बार हम केवल वर्ष को याद करते हैं। कौन सा अधिवेशन है, क्या सही में कोलकाता में ही गाया गया था? वर्ष तो सही है, 1911 में गाया गया। लोकेशन भी सही है, कोलकाता अधिवेशन इसका सही उत्तर है। तो सी वाला कथन भी सही है। कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दत्त ने करी थी, वहां पर पहली बार ये गाया गया। ठीक है, इसके बाद अगले ही साल 1912 के अंदर एक पत्रिका आती थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। उस पत्रिका में पहली बार इसे प्रकाशित किया गया और इसका नाम दिया गया भारत भाग्य विधाता। ठीक है, क्वेश्चन बनता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित करवाया था? तो 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका, और टाइटल क्या था? भारत भाग्य विधाता। तीसरा भी सही है। चौथा, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यह वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था, 1919 में किया था, और इसका टाइटल दिया मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपका दूसरा छोड़ के बाकी सारे कथन यहां पर सही है। जहां जहां पर 2 है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, इसकी गायन अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान की गायन जो अवधि है वो 52 सेकेंड है। ठीक है, अगर हम इसके संक्षिप्त वर्जन को गाते हैं तो उसमें कितना समय लगता है? संक्षिप्त वर्जन में शुरुआत की कुछ पंक्तियां और अंतिम पंक्तियां गाने की यहां पर गाई जाती हैं और उसमें लगता है 20 सेकंड का समय। दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, यह है राष्ट्रगान। अगर हम राष्ट्रगीत की बात करें, राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें से राष्ट्रगीत को लिया गया है। इन्होंने इस गीत को 1874 में लिखा था और इनकी जो उपन्यास है आनंद मठ वो 1888 में आई, उसी पुस्तक से इसको लिया गया है। राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, वहां पर गाया गया था। और राष्ट्रगान को गाने में, राष्ट्रगीत को गाने में हमें 65 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रगान है और ये राष्ट्रगीत है। नेक्स्ट है, अधिकतर स्मृतियां पद में लिखी गई हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति है जो गद में लिखी गई है? देखिए, जो हमारे स्मृति ग्रंथ हैं, जिनको धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक स्मृति मानी जाती है मनु स्मृति। ठीक है, ज्यादातर जो हमारी स्मृतियां हैं, अधिकांश स्मृतियां वो पद शैली में लिखी गई हैं। एकमात्र स्मृति जो गद में लिखी गई है वो विष्णु स्मृति है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, एक बात यहां पर और याद करना, जो सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक मानी जाती है मनु स्मृति, ये लिखी गई थी पुष्यमित्र शुंग के काल में। यानी यह स्मृति किस काल की है? शुंग काल की। बाकी की जितनी स्मृतियां हैं वो सारी की सारी गुप्त काल की हैं। इन दोनों बातों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है मनु स्मृति की रचना किस काल में हुई? तब आप कहेंगे शुंग काल में। किस भाषा में लिखे गए हैं सारे ग्रंथ, ये स्मृतियां? तो संस्कृत में लिखे गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हमने इसको कवर किया है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण संरक्षण दिवस है, पर्यावरण दिवस नहीं पूछा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आप सभी जानते हैं 5 जून को मनाते हैं। यह है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। यह मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 3 स्टेटमेंट दिए हैं, गलत वाले को आपने बताना है। देखिए, पहला, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। जो सीएजी होते हैं हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हटाने के लिए इनके ऊपर महाभियोग लगता है। ठीक है, कैग का कार्यकाल
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये आपका सही है। जो सीएजी होते हैं इनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की आयु तक का होगा। कैग को सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है, तो पब्लिक पर्स का गार्जियन माना जाता है सीएजी को, और यही सीएजी जो संसद की लोक लेखा समिति होती है उसके लिए गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो तीसरा वाला कथन भी सही है। आपको पूछा है इनमें से गलत कौन सा है, आप कहेंगे ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट है, सती प्रथा का प्रमाण सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? यह क्वेश्चन भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। देखिए, सती प्रथा का जो पहला प्रमाण हमें मिलता है वो गुप्त काल में मिलता है। ठीक है, गुप्त काल के जो राजा हुए एक, जिनका नाम था भानुगुप्त, इनका एक अभिलेख मिला है जिसे कहते हैं एरण अभिलेख। यह अभिलेख लगभग 510 ईस्वी का है और इस अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। इस अभिलेख में यह बात बताई गई है कि जो भानुगुप्त का एक सामंत था जिसका नाम था गोपराज, कुछ जगहों पर उसे भोजराज भी लिखा गया है, हुणों के साथ जब युद्ध हुआ तो वह मारा गया और उसकी पत्नी वहां पर सती हो गई। तो सती प्रथा के प्रचलन का, सती प्रथा का साक्ष्य पहला हमें कहां से मिलता है? इसी अभिलेख में मिलता है, एरण अभिलेख। किसका है? भानुगुप्त का है। नेक्स्ट है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो 2 गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इस मकबरे को, हुमायूं के मकबरे को किसने बनाया था? हमीदा बानो बेगम ने बनाया था, जो कि अकबर की माता थी। ठीक है, इस मकबरे को लेकर 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं, उनको नोट कर लीजिए। पहला, भारत के अंदर 4 बाग पद्धति का पहला इस्तेमाल किस मकबरे में हुआ? इसी मकबरे में हुआ। ताजमहल का पूर्वगामी किसको कहते हैं? तो ताजमहल का पूर्वगामी भी हुमायूं के मकबरे को कहते हैं। दारा शिकोह को कहां पर दफन किया गया था? उसे भी हुमायूं के मकबरे में ही दफन किया गया। जब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया, तो उसकी गिरफ्तारी कहां से हुई थी? इसी हुमायूं के मकबरे से हुई थी। ठीक है, जो अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन हडसन, उसने हुमायूं के मकबरे से ही बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? देखिए, संघ सूची आप सभी जानते हैं, हमारे संविधान के अंदर जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक है हमारी कंकरेंट सूची जिसे समवर्ती सूची कहते हैं, एक है हमारी संघ सूची जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, और एक है हमारी राज्य सूची जिसे स्टेट लिस्ट कहते हैं। जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट है, इसे हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है और इन दोनों सूचियों को हमने कनाडा के संविधान से लिया है। क्वेश्चन बना है, आजादी के समय जो यह संघ सूची है इसमें कितने विषय थे? तो जब संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को, उस समय संघ सूची में 97 विषय थे। वर्तमान में इनकी संख्या 100 हो चुकी है। ठीक है, जो समवर्ती सूची थी शुरुआत में इसमें 47 विषय थे, अब इसमें 52 विषय हो चुके हैं। और जो राज्य सूची थी शुरुआत में उसमें 66 विषय थे, अब इसमें 61 विषय हैं। ठीक है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना करी थी? देखिए, दिल्ली पर अफगान सत्ता 2 वंशों ने स्थापित करी थी, एक करी थी लोदी वंश ने और एक करी थी शेर शाह सूरी ने। तो क्वेश्चन बनता है, दिल्ली पर अफगान शासक, पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी, क्योंकि पहले लोदी वंश आया, उसके बाद आया था शेर शाह सूरी। ठीक है, द्वितीय अफगान शासक कौन बनेगा? जो द्वितीय अफगान वंश की स्थापना करता है वो है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। आप सभी जानते हैं हुमायूं और शेर शाह के बीच में 2 युद्ध हुए थे। एक युद्ध 1539 में हुआ, एक 1540 में हुआ। 1539 में जो युद्ध हुआ उसे चौसा का युद्ध कहते हैं और 1540 में जो युद्ध हुआ उसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो 1539 में पहले हुमायूं को इसने हराया, हुमायूं भागकर कन्नौज चला गया, इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। अगले ही साल कन्नौज का युद्ध हुआ जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हो गया, दिल्ली से चला गया, भारत से बाहर हो गया और दिल्ली पर अफगान वंश की स्थापना हो गई। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चौसा का युद्ध को आपने टिक नहीं करना है, यहां पर भी हुमायूं हारा था लेकिन दिल्ली पर अभी स्थापना नहीं हुई थी नए वंश की। नया राजा कब बना? इस युद्ध के बाद। एक पेपर में उत्तराखंड में शेर शाह सूरी के बचपन का नाम आपसे पूछा गया था। इसके बचपन का नाम था फरीद
खान, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी मृत्यु किस अभियान में हुई, ये क्वेश्चन भी बना है। तो कालिंजर का जो अभियान था उसमें एक अस्त्र चला रहा था और उसके फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे बिहार के सासाराम में दफन किया गया है। 1545 में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहां पे हुआ था। जो दूसरी जैन संगति है, बौद्ध संगतियां तो कई बार पूछी गई हैं, जैन संगतियां भी पूछी जाती हैं। जैसे हमारे पास 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, वैसे ही जैन संगतियों की संख्या 2 है। पहली जैन संगति जो हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में वो हुआ। जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी हमारी, वो हुई थी बल्लभी में, गुजरात में हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने करी थी, ठीक है। पहली वाली की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने और दूसरी की अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने, ठीक है। पहली वाली पाटलिपुत्र में, दूसरी वाली वल्लभी में। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला चरम पे थी। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है कि साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल के काल को कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं और चित्रकार्य का स्वर्णकाल। देखिए, अगर साहित्य का स्वर्णकाल पूछेगा यह कहा जाता है अकबर के काल को। अगर पूछेगा स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, वो कहते हैं शाहजहां को। और अगर कहेगा चित्रकला का स्वर्णकाल, वो कहते हैं जहांगीर को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि इसके काल में चित्रकला काफी ज्यादा अपने चरमोत्कर्ष पे थी। चित्रकला का स्वर्णकाल इसके काल को माना जाता है। जहांगीर के काल में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। पेपर में बना था उत्तराखंड में। एक का नाम है उस्ताद मंसूर। यह पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार माना जाता है, ठीक है। तो पक्षियों के चित्रों के लिए फेमस था उस्ताद मंसूर। किसका दरबारी था, जहांगीर का। इसके अलावा अबुल हसन भी था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्न में से किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 59, राष्ट्रपति के आर्टिकल बहुत बार पेपर में आए हैं। चाहे वो राष्ट्रपति की नियुक्ति हो, उनकी कार्यपालिका की शक्ति हो, उनका निर्वाचन हो, योग्यता हो, पदवी हो, वो पेपर में आते हैं। राष्ट्रपति के शासन आपके आर्टिकल जो शुरू होते हैं वो 52 से शुरू होते हैं और मैक्सिमम 61 तक आपको इनका पता होना चाहिए। यहां पर 59 की बात करी गई है। 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें बताई गई हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यानी राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें हैं वो इसके अंदर निर्धारित हैं। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति होगा वह सरकारी जो शासकीय आवास होगा उसका इस्तेमाल करेगा। उसकी पद अवधि के दौरान न उसके वेतन भत्ते में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती और उसका जो वेतन होगा वो भारत की संचित निधि से किया जाएगा। तो ये सारी जो शर्तें हैं वो यहां पर आर्टिकल 59 में बताई गई हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का होना, ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्तियां होंगी, ये बताया गया है आर्टिकल 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद और विधानसभा के सभी सदस्य जो निर्वाचित हैं उनको शामिल किया जाएगा, मनोनीतों को नहीं लिया जाएगा। वो बताया गया है आर्टिकल 54 में, यानी ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है। इसके बाद आता है आर्टिकल 55 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से है कि किस तरीके से चुनाव होगा, कौन चुनाव करेगा, वो 54 में है। और कैसे चुनाव होगा आप सभी जानते हैं, निर्वाचन जो होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति से होता है। फिर आता है आर्टिकल 56 जिसमें राष्ट्रपति के पद अवधि की बात कही गई है। आर्टिकल 57 जिसमें राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। और फिर आता है 58 जिसमें राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित हैं कि 35 साल के ऊपर होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य रहो, ठीक है। 59 हमने देख लिया। 60 आता है कि राष्ट्रपति की शपथ, वो आर्टिकल 60 में है। और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। देखिए, साइमन कमीशन जो भारत आया था फरवरी 1928 में, ये भारत में आया, इसका विरोध किया गया। विरोध का जो प्रमुख कारण था कि इसके अंदर 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। भारतीयों को इससे बाहर रखा गया। किसके सुझाव पर, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। देखिए, संथाल विद्रोह की बात करते हैं, इसको लेकर के क्वेश्चन बनता है कि संथाल विद्रोह के दौरान जो संथाल थे इन्होंने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। इसका नाम पेपर में पूछा गया है। इन्होंने मेजर बरो करके एक अंग्रेज कमांडर था, इसको पराजित कर दिया था।
संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसमें किसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया? तो 4 भाई थे, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। ठीक है, इस विद्रोह को क्योंकि यह 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुआ था तो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार पूछ लेता है कौन सी क्रांति हुई थी, तो संताल क्रांति या संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, मेजर बरो को दमन के लिए भेजा गया था, इसे पराजित कर दिया था। बाद में इस विद्रोह का दमन करने का श्रेय गया कैप्टन अलेक्जेंडर को। ठीक है, इस क्रांति को या इस विद्रोह को भारत की पहली जन क्रांति कहा गया। और ये किसने कहा? तब आप कहेंगे कार्ल मार्क्स ने कहा। ठीक है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी आपने देखी होगी, कई बार पेपर में आता है। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी ये अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था। क्वेश्चन आता है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तब आप कहेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक भी कौन था? अल्मीडा था। लेकिन अगर कहे वास्तविक संस्थापक कौन था पुर्तगाली शक्ति का, तब आप अल्बुकर्क का नाम लेंगे। अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था और इसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसी अल्बुकर्क ने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने छीना था 1510 में? अल्बुकर्क ने। यह क्वेश्चन ऐसे भी बनता है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 में, और 1961 तक फिर गोवा इन्हीं के अधिकार में रहा, पुर्तगालियों के। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 और क्वेश्चन को यहां पर कवर किया और इनको अतिरिक्त तथ्यों के साथ डिटेल में समझने का प्रयास किया, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर यहां पे हो सके। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।